सोचिए, आज से करीब 500 साल पहले का हिंदुस्तान। ऊंचे ऊंचे किले, रंग बिरंगे बाजार, ऊंट घोड़ों की चहल पहल और बादशाह के दरबारों में सियासत की बातें। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बेचैनी छुपी थी। बादशाहत कमजोर हो चुकी थी, अमीर लोग आपस में लड़ रहे थे और मुल्क में बदलाव की हवा चल रही थी। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है कि मुगल भारत क्यों आए, कब आए और कैसे आए। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि ऐसा मोड़ था जिसने अगले 300 साल की हिंदुस्तानी तारीख की नींव रख दी। दूर फरगाना और काबुल के पहाड़ों से एक नया शख्स हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, एक ऐसा सिपहसालार जिसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान का खून था और जिसकी नजरें दिल्ली के तख्त पर जम चुकी थी। आने वाले हिस्सों में हम जानेंगे कि बाबर क्यों निकला, कब हिंदुस्तान की सरहद पार की और कैसे एक जंग में उसने हालात पलट दिए, यहाँ तक कि दिल्ली का ताज उसके सिर पर आ गया। 1526 से पहले हिंदुस्तान में लोधी सल्तनत का दौर था। दिल्ली के तख्त पर इब्राहिम लोदी बैठा था, लेकिन उसकी पकड़ पूरे मुल्क पर मजबूत नहीं रही थी। बड़े बड़े सूबों के हाकिम और अमीर अपने अपने इलाकों में लगभग बादशाह बन बैठे थे। कोई पंजाब में अपनी ताकत दिखा रहा था तो कोई बंगाल या मालवा में अलग हुकूमत जैसा चलाता था। ये लोग दिल्ली के हुक्म को मानते तो थे, लेकिन दिल से वफादार नहीं थे। दरबार में अमीरों और सरदारों की आपसी रस्साकसी ने हालात और बिगाड़ दिए। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, साजिशें और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश आम थी। शहरों और बाजारों में जिंदगी चल तो रही थी, कारीगर अपना काम कर रहे थे, मसालों और कपड़ों का सौदा हो रहा था, लेकिन सियासी माहौल में एक बेचैनी थी। लोग महसूस कर रहे थे कि मुल्क का निजाम कमजोर पड़ रहा है और बाहर से कोई ताकत अगर हमला करे तो उसे रोकना मुश्किल होगा। ऐसे ही हालात में दूर काबुल पर बैठा बाबर हिंदुस्तान को एक आसान निशाना समझने लगा और यही बेचैनी आने वाले बड़े बदलाव की निशानी साबित हुई। बाबर का असली नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वो एक ऐसी खानदान से था जिसकी नसों में दो बड़ी सल्तनतों का लहू दौड़ता था। एक तरफ तैमूर लंग जो हिंदुस्तान तक को फतह कर चुका था और दूसरी तरफ चंगेज खान जिसने आधी दुनिया जीत ली थी। बाबर का बाप उमर शेख मिर्जा फरगाना का हाकिम था, जो आज के उज़्बेकिस्तान के इलाके में आता है। बाबर की जिंदगी की शुरुआत ही आसान नहीं थी। वो सिर्फ 12 साल का था जब अपने वालिद की मौत के बाद फरगाना का छोटा सा तख्त उसे मिल गया। इतनी छोटी उम्र में बादशाह बनना आसान नहीं होता। न तजुर्बा, न ताकत और चारों तरफ दुश्मन ताक में बैठे हुए। उसके चाचा और करीबी रिश्तेदार भी मौका देखकर उसकी हुकूमत छीनने की सोचते थे। कम उम्र के बावजूद बाबर में एक सिपहसालार का दिल और दिमाग था। कभी किले की घेराबंदी झेलता, कभी अपने छोटे से लश्कर के साथ दुश्मनों का मुकाबला करता। ये शुरुआती मुश्किलें ही उसके अंदर वो हिम्मत और चालाकी लेकर आई जो आगे चलकर उसे हिंदुस्तान के तख्त तक ले जाने वाली थी। फरगाना के सियासी उठापटक में बाबर कई बार तख्त से बेदखल भी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। साल 1504 में अपनी छोटी सी फौज के साथ उसने काबुल की तरफ रुख किया। उस वक्त काबुल का निजाम बिखरा हुआ था और कोई मजबूत हाकिम नहीं था। बाबर ने चालाकी और जुर्रत के साथ वहां फतह हासिल की और काबुल उसका नया मरकज बन गया। काबुल पर कब्जा करने के बाद बाबर ने सबसे पहले अपने लश्कर को मजबूत किया, आसपास के इलाकों को काबू में लिया और खजाने की हालत सुधारी। उसने पहाड़ी किलों और रास्तों को महफूज किया ताकि बाहर से आने वाले खतरों से बचा जा सके। काबुल का इलाका सिर्फ फौजी लिहाज से नहीं, बल्कि कारोबार और सप्लाई के लिहाज से भी उसके लिए अहम था। यही जगह आगे चलकर बाबर की हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने की तैयारी का असली ठिकाना बनी।
काबुल में ताकत जमाने के बाद बाबर की निगाहें हिंदुस्तान पर पड़ी। उस वक्त दिल्ली के तख्त पर इब्राहिम लोदी बैठा था। इब्राहिम अपनी सख्ती और सख्त मिजाजी के लिए मशहूर था। दरबार में अमीरों और सूबेदारों के साथ उसका बर्ताव अक्सर तौहीन भरा होता। उसकी इस रविश से कई बड़े बड़े अमीर और अफसर नाराज हो गए थे। इस नाराज लोगों में पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम का चाचा आलम खान भी शामिल थे। दोनों की इब्राहिम से गहरी दुश्मनी हो गई थी। उन्होंने बाबर को खत लिखकर बुलाया और कहा कि अगर वो दिल्ली आए तो वे उसकी मदद करेंगे और इब्राहिम लोदी को हटाकर उसे तख्त दिलाएंगे। बाबर पहले भी कई बार हिंदुस्तान में छोटे मोटे हमले कर चुका था, लेकिन इस बार उसका इरादा साफ था। यह सिर्फ लूटपाट का सफर नहीं होगा, बल्कि दिल्ली और आगरा का ताज अपने सिर पर सजाने का मिशन होगा। दावतें, सियासी कमजोरी और इब्राहिम के खिलाफ अंदरूनी बगावत, ये सब मिलकर बाबर के लिए हिंदुस्तान की राह खोलने लगे। दौलत खान और आलम खान की दावत मिलने के बाद बाबर ने हिंदुस्तान की तरफ कूच का फैसला किया, लेकिन ये कोई आसान सफर नहीं था। काबुल से दिल्ली तक का रास्ता लंबा, पहाड़ी और दुश्मनों से भरा हुआ था। बाबर ने सबसे पहले अपनी फौज का बंदोबस्त किया। रसद यानी खाना पानी और हथियारों का जखीरा तैयार किया ताकि सफर के दौरान फौज भूख प्यास से कमजोर ना पड़े। उसने सरहदी चालें भी चली, छोटे छोटे किलों को अपने कब्जे में लेकर रास्ता महफूज किया और जगह जगह पर रसद पहुंचाने का इंतजाम किया। बाबर के पास उस वक्त की सबसे बड़ी बढ़त उसका तोपखाना था, जो उसने तुर्की तरीके से तैयार कराया था। बड़े बड़े लोहे के तोप और चलती फिरती बंदूकें यानी जंबूरक उसके लश्कर के साथ थी। उनका इस्तेमाल हिंदुस्तान की जंगों में नया और हैरान कर देने वाला था। इस सफर में बाबर ने न सिर्फ फौजी ताकत जुटाई, बल्कि अपने सिपाहियों का हौसला भी ऊंचा रखा, क्योंकि आगे जो जंग आने वाली थी वो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हिम्मत और चालाकी से भी जीतनी थी। 1526 के बसंत में बाबर ने दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए पानीपत के मैदान को जंग के लिए चुना। ये जगह चौड़ी, खुली और फौजी चालों के लिए मुफीद थी। बाबर ने यहाँ अपना मशहूर बैलगाड़ी ढाल किलाबंदी यानी लेगर लगाया, यानी बैलगाड़ियों को एक कतार में बांधकर उनके बीच मजबूत रस्सियां और ढालें लगा दी ताकि दुश्मन की घुड़सवार फौज सीधा हमला न कर सके। इस किलाबंदी के पीछे बाबर ने तोपखाना तैयार किया। ये तोपें तुर्की अंदाज में इस्तेमाल होती थी। आगे से मुस्कटची यानी बंदूकचियों की कतार और पीछे से भारी तोपें जो मैदान में डर और अफरा तफरी फैला देती। हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह तोपखाना पूरे इंतजाम और प्लान के साथ इस्तेमाल होने वाला था। इसके साथ बाबर ने तुलुगमा नाम की तरकीब अपनाई, यानी अपनी फौज को दाएं और बाएं पंखों में बांटकर दोनों तरफ से दुश्मन को घेरने की चाल। ये तरीका उसने मावराऊ नहर और तुर्की जंगों से सीखा था। मैदान में उसने ऐसा इंतजाम किया कि इब्राहिम लोदी की बड़ी लेकिन बिखरी हुई फौज बीच में फंसकर रह जाए और चारों तरफ से उस पर वार हो। बाबर की ये तैयारी न सिर्फ जंग जीतने के लिए थी, बल्कि ये दिखाने के लिए भी थी कि वो हिंदुस्तान में पुराने ढंग की जंग नहीं लड़ेगा। वो नई सोच और नए हथियारों के साथ आया था। 21 अप्रैल 1526 की सुबह पानीपत के मैदान में सूरज निकलते ही दोनों फौजें आमने सामने थीं। इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 1 लाख सिपाही और सैकड़ों जंगी हाथी थे, जबकि बाबर की फौज संख्या में कम थी, लेकिन अनुशासन और चालों में कहीं आगे। जैसे ही जंग का बिगुल बजा, इब्राहिम लोदी की फौज ने हाथियों को आगे बढ़ाया, लेकिन बाबर के तोपखाने की गड़गड़ाहट और घना धुआं देखकर हाथी बौखला गए। कई हाथी अपने ही सिपाहियों की तरफ भाग पड़े, जिससे लोदी की पहली कतारों में अफरा तफरी मच गई। उस वक्त बाबर ने अपनी मशहूर तुलुगमा चाल चलाई। दाएं और बाएं किनारों से तेज रफ्तार घुड़सवारों ने धावा बोला और बीच में उस्ताद अली कुली के तोपखाने और मुस्तफा रूमी के मुस्कटची यानी गनर लगातार गोलियां बरसाते रहे।
बाबर की गाड़ियों की मजबूत किलाबंदी यानी अरबा तबर चंगी ने बीच का मोर्चा थामे रखा। लोदी की फौज जो पहले ही कमजोर पड़ चुकी थी पीछे हटने लगी और आखिरकार मैदान छोड़ दिया। दोपहर तक इब्राहिम लोदी खुद भी जंग में मारा गया। उसके गिरते ही लोदी सल्तनत का झंडा जमीन पर आ गया और बाबर ने फतह का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, यह हिंदुस्तान की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत थी जिसमें बाबर का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पानीपत की फतह के बाद बाबर सीधा दिल्ली और फिर आगरा पहुंचा। दिल्ली के तख्त पर बैठते ही उसने सबसे पहले मुल्क के इंतजाम को संभालने का काम शुरू किया। खजाने की हालत देखी, फौज को दुरुस्त किया और उन अमीरों को इनाम दिया जिन्होंने जंग में वफादारी दिखाई थी। उन्होंने नए सूबेदार और काजी तैनात किए ताकि हर इलाके में कानून और इंसाफ का अमल हो सके। बाजारों में फिर से रौनक लौटने लगी। व्यापारी, दस्तकारी और आम लोग धीरे धीरे इस नए दौर को अपनाने लगे। बाबर को पता था कि सिर्फ जंग जीतना काफी नहीं, बल्कि मुल्क को स्थिर करना असली काम है। इसलिए उसने फौज के साथ साथ शहरों की अमानत और सुरक्षा पर भी ध्यान दिया ताकि दिल्ली और आगरा में लोग चैन की सांस ले सकें। पानीपत की फतह ने पूरे हिंदुस्तान का सियासी नक्शा बदल दिया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद बाबर ने कई सूबों और इलाकों में अमीरों की तैनाती बदल दी। जिन लोगों ने लोदी सल्तनत के दौर में ताकत जमा कर रखी थी उन्हें या तो हटा दिया गया या फिर नए मराकज में भेज दिया गया। इस बदलाव का असर दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा। कई पुराने सूबेदार और नवाब या तो बाबर के साथ वफादार बन गए या फिर उन्होंने बगावत की कोशिश की, मगर बाबर की फौजी ताकत और सख्त इंतजाम के सामने ज्यादातर बगावतें दबा दी गई। हिंदुस्तान के सियासी नक्शे पर यह एक अचानक और बड़ा मोड़ था। जहां कल तक लोदी सल्तनत का राज था, वहां अब एक नई ताकत यानी मुगल सल्तनत कदम जमा चुकी थी। बाबर की हुकूमत में इंसाफ को सबसे अहम माना गया। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, मुसलमान हो या गैर मुसलमान, कानून सबके लिए बराबर था। अदालतों में फैसले बिना लालच और डर के सुनाए जाते थे और गुनहगार को सजा देने में देर नहीं होती थी। फौज में भी बाबर ने सख्त अनुशासन रखा। चोरी, जुल्म या बेमतलब की लड़ाई झगड़े की इजाजत नहीं थी। सिपाही से लेकर अफसर तक सबको अपने काम और हद में रहने की पाबंदी थी। गैर मुस्लिम रैयत को भी अपने मजहबी अमल की पूरी गुंजाइश दी गई। मस्जिदों की तामीर और इबादत के साथ साथ बहुत सी मंदिर और दूसरी इबादत गाहें भी महफूज रही। बाबर का मानना था कि हुकूमत का मकसद अमन और इंसाफ देना है, न कि जबरदस्ती मजहब बदलवाना। बाबर सिर्फ एक जंग जीतने वाला सिपह सालार नहीं था, बल्कि इल्म और अदब का भी शौकीन था। उसने अपनी जिंदगी के तजुर्बे, जंगों के किस्से और सफर की बातें अपनी मशहूर किताब बाबर नामा में लिखी। ये किताब उस जमाने की जिंदगी, कल्चर और सोच को साफ साफ दिखाती है। उसे शेर व शायरी का भी शौक था। फारसी और तुर्की जबान में अच्छे अच्छे अशार कहता था और अदबी महफिलों में हिस्सा लेता था। बाबर को बाग बनाने का बहुत शौक था। जहां भी ठहरता वहां फूल, पौधे, पानी की नहरें और तालाब जरूर बनवाता। उसके बनाए बाग बाद में मुगल बागों की पहचान बन गए। पानी, हरियाली और खूबसूरती से उसका ये लगाव दिखाता था कि वो सिर्फ जंग का माहिर नहीं था, बल्कि नफासत पसंद और खूबसूरत चीजों को चाहने वाला इंसान भी था। बाबर ने सिर्फ 4 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की, लेकिन इन 4 सालों में उसने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रख दी जो 300 साल तक कायम रही। पानीपत की फतह के बाद उसने दिल्ली और आगरा को अपना मरकज बनाया, फौज को मजबूत किया और मुल्क में अमन व अमान कायम किया। 1528 में अयोध्या के रामकोट किले में उसने बाबरी मस्जिद तामीर करवाई, जो उसकी फारसी अंदाज की मजबूत और खूबसूरत इमारत थी। इसके अलावा उसने कई बाग और पानी की नहरें बनवाई, जिनसे मुगल बागबानी का अंदाज हिंदुस्तान में आया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर का इंतकाल आगरा में हुआ।
अपनी वसीयत में उसने हुक्म दिया कि तख्त उसका बेटा हुमायूं संभाले। शुरू में बाबर को आगरा में दफन किया गया, मगर बाद में उसके जस्दे खाकी को काबुल ले जाकर बागे बाबर में दफन किया गया, वही बाग जिसे उसने अपने हाथों से सजाया था। बाबर के बाद हुमायूं ने गद्दी संभाली और फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे बादशाह आए, जिन्होंने इसी बुनियाद पर अपनी अपनी इमारत खड़ी की। बाबर की असली विरासत उसकी फौजी सतहों के साथ साथ उसका अदल, इल्म व अदब से लगाव और हिंदुस्तान से मुगल सल्तनत की मजबूत शुरुआत थी। उसकी वसीयत के मुताबिक उसका बड़ा बेटा हुमायूं दिल्ली के गद्दी पर बैठा। उस वक्त हुमायूं की उम्र सिर्फ 22 साल थी और वो अपने वालिद की तरह दिलेर और पढ़ा लिखा तो था, मगर तजुर्बे में अभी नया था। बाबर की अचानक मौत ने नव तामीर मुगल सल्तनत को हिला दिया। दुश्मन फिर से सर उठाने लगे और अंदरूनी सियासत में भी हलचल पैदा हो गई। सबसे पहले अफगान सरदार और लोधी खानदान के बचे खुचे लोग, जो पानीपत की जंग के बाद शांत हुए थे, फिर से बगावत की सोचने लगे। कई सूबों में बाबर के दौर के गवर्नर और अमीर अपनी वफादारी परखने लगे। बाबर ने अपने जमाने में जो फौज, खजाना और तामीरात छोड़ी थी, उनको कायम रखना हुमायूं के लिए बड़ी चुनौती थी। दूसरी तरफ गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह एक मजबूत और चालाक हाकिम थे। उनकी नज़र मालवा और राजस्थान के साथ साथ दिल्ली तक फैलने पर थी। बंगाल में भी शेर खान सूरी, जो बाद में शेर शाह सूरी कहलाया, अपने इलाके और ताकत बढ़ा रहा था। ये दोनों ही हुमायूं के लिए आने वाले दिनों में सबसे बड़े दुश्मन साबित होने वाले थे। हुमायूं ने शुरुआत में सल्तनत को संभालने और अपने वालिद की बनाई नींव को मजबूत करने पर ध्यान दिया। उसने दिल्ली और आगरा में तामीरात और बाजार की रौनक बरकरार रखी और बाबर के बनाए बागों और किलों की देखभाल का हुक्म दिया। मगर बाबर जैसी सख्त और तेज फैसले लेने की आदत हुमायूं में कम थी, जिसकी वजह से कई मौकों पर दुश्मनों को बढ़ने का मौका मिला। इस दौर में हुमायूं की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि बाबर की अचानक मौत के बाद सल्तनत को अभी पूरी तरह से गहरे तक पकड़ बनाने का वक्त ही नहीं मिला था। अमीरों में भी कई गुट बन गए थे। कुछ हुमायूं के साथ थे तो कुछ अपने पुराने अफगान रिश्तों या इलाकाई ताकत की तरफ झुक गए थे। यानी बाबर के इंतकाल के बाद हुमायूं का पहला दौर आसान नहीं था। एक तरफ बाहरी दुश्मन, दूसरी तरफ अंदरूनी साजिशें और ऊपर से नई नई गद्दी का बोझ। मगर यही वक्त था जिसने आने वाले सालों में हुमायूं के असली इम्तिहान की बुनियाद रखी। बाबर का नाम सिर्फ एक जंगजू बादशाह के तौर पर नहीं, बल्कि एक दूरअंदेश और बुनियाद रखने वाला हाकिम के तौर पर भी लिया जाता है। उसकी सबसे अहम देन उसकी फौजी तरकीबें थी। पानीपत की पहली जंग में बाबर ने तोपखाना और तुर्की अंदाज की तुलुगमा चाल इस्तेमाल की, जिसमें फौज को दाएं बाएं से घेर कर दुश्मन को तोड़ा जाता था। ये उस दौर में हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नया तरीका था और बाद के मुगल बादशाहों, खासकर अकबर ने इसे अपने फौजी निजाम में जारी रखा। दूसरी अहम विरासत थी अदलो इंसाफ की बुनियाद। बाबर ने यह साफ किया कि सल्तनत में कानून सब पर बराबर लागू होगा, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। उसने रैयत के हक और अमनो अमान को अहमियत दी। इस नींव पर आने वाले बादशाहों ने अपने अपने दौर में मजबूत सियासी ढांचा बनाया। यही वजह थी कि मुगल हुकूमत लंबे समय तक हिंदुस्तान में टिक सकी। सांस्कृतिक तौर पर बाबर ने फारसी जबान और अदब को हिंदुस्तान में मजबूती दी। उसकी अदालत, शेर व शायरी और किताबत की महफिलों की रिवाज आगे अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर में भी फैला। बाबर का अपना बाबरनामा आज भी तुर्की फारसी अदब का बेहतरीन नमूना माना जाता है और ये उस जमाने की समाजी सियासी तस्वीर पेश करता है। बागबानी और तामीरात में बाबर का असर सबसे दिलचस्प था। उसे पानी और सरोवरों से खास लगाव था। उसने काबुल, आगरा और दूसरे शहरों में बाग बनवाए, जैसे आगरा का आराम बाग और काबुल का बागे बाबर। ये बागबानी की रिवायत बाद के बादशाहों ने भी अपनाई
और शाहजहां के दौर में ये ताजमहल के 4 बाग तक पहुंचे। सबसे बढ़कर बाबर की असली विरासत ये थी कि उसने सिर्फ ताज और इलाका नहीं जीता, बल्कि एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो 300 साल तक हिंदुस्तान के सियासी, सांस्कृतिक और तामीरी नक्शे को बदलती रही। उसकी शुरू की गई कई नीतियां और रिवायतें अकबर के दौर में मजबूत हुई। जहांगीर शाहजहां में अपने उरूज पर पहुंचे और औरंगजेब तक सल्तनत के मजबूत ढांचे का हिस्सा बनी रही। यानी बाबर का असर सिर्फ अपने जमाने तक सीमित नहीं था, उसने हिंदुस्तान की तारीख में एक नया दौर शुरू किया जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।